इनका परिचय कराने के बाद फिर मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा। ये सेशन ऑफ कोर्स जैसा आप जानते हैं टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पे है, टीजीटी, सीटीईटी तीनों चीज कवर करेंगे वो। तो और उसके पहले हो सकता है मेरे इधर इलेक्ट्रिसिटी कई बार फेल हो जाती है, अगर वो हुई तो नेटवर्क चला जाएगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। मैं फिर ज्वाइन करूंगा इमीडिएटली। ओके, मैं अपना मोबाइल हॉटस्पॉट करके ज्वाइन कर लूंगा, उसकी चिंता मत करिए। और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको बता दिया है। तो अंजलि जी, एक्चुअली आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन लेने के लिए। अंजलि जी ने एमएससी करी है केमिस्ट्री में, फिर बीएड किया है। ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल्सो और सेंट्रल टीचिंग, ये दोनों दोनों में क्वालिफाइड हैं। और ये बीएड कॉलेज नालागढ़ में पढ़ाती हैं फिजिकल साइंसेस और मैथमेटिक्स। और जहाँ तक मुझे जानकारी है अंजलि जी, पिछले साल ही आपने सीटेट क्लियर किया, राइट? हाँ जी सर। हाँ, तो इसके साथ मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ अंजलि जी। आप शेयर कर लीजिए। और विकास, कल्पना, रेडमी, आई एम जस्ट यूजिंग रेडमी नेम। आपको जो भी प्रश्न है प्लीज पूछिएगा, खुल के। इंटरेक्टिव सेशन है ये, इसीलिए रखा गया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो हमारा जो ये सेशन है ये हमारा HP टैट और CTET के लिए है। तो पहले मैं आपको HP टैट के बारे में बताऊंगी कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, देन आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप ये टेस्ट क्लियर करते हो। सो पहला है आपका HP टैट, जो कि है हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। तो इसका पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, देन उसके बाद कैसे आपको कहाँ से कौन सा मटेरियल मिलेगा उसके बारे में बता दूंगी मैं आपको। सो पहला है आपका HP टैट। तो इसमें क्या है कि ये आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ये HP टैट जो है ये एक तरह से टीचर एलिजिबिलिटी, मतलब कि जैसे TGT टीचर, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टीचर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है एक PRT, जैसे जो टीचर 1st to 5th क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको हम PRT टीचर्स बोलते हैं। या फिर कई जगह होता है JBT, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर TGT टीचर्स, जो हमारे 6 to 10th जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको टीचर्स जो स्टडी करवाते हैं उनको हम अपने TGT टीचर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है PGT टीचर्स, जो कि होते हैं 11th to 12th। तो TGT की फुल फॉर्म है हमारे पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और जो PGT है वो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिन्हें हम लेक्चरर भी बोलते हैं। तो जो हमारा जो ये टैट है ये हमारे पास TGT के लिए एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब अगर आप ये वाला टेस्ट क्लियर करते हो तो इसके बाद आप किसी भी स्कूल में एज अ TGT टीचर अपॉइंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने टैट जो क्लियर कर लिया है कि इसके बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये एक तरह से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरा टैट है वो 21 का है, 21 में मैंने क्लियर करा था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 21 में, अगर मतलब जो भी ईयर में आप क्लियर कर रहे हो उसी ईयर में आपको मतलब अपॉइंट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसे हम कमीशन टेस्ट बोलते हैं, राइट। कमीशन, TGT कमीशन बोलते हैं उसे। तो अगर आप वो वाला टेस्ट क्लियर करते हो, जिस भी ईयर में आप क्लियर करोगे उसी ईयर आपकी जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो आप अपॉइंट हो जाओगे। मतलब पहले आप टैट दोगे, टैट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब इससे आप कहीं पे अपॉइंट नहीं होगे। इसके बाद आपका TGT कमीशन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको किसी भी गवर्नमेंट जो स्कूल है उस पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में हर जगह कोई भी जो प्राइवेट स्कूल है आजकल जो पे स्केल में है वो फर्क आता है। अगर आपके पास स्टैट है तो उसमें फर्क आएगा पे स्केल में। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई 10K सैलरी दे रहा है, तो अगर आपके पास स्टैट है तो शायद, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 12K आपको सैलरी मिलेगी, राइट। तो अब जो हमारा मेन है वो है कि इसमें सिलेबस क्या होता है टैट में, ठीक है। तो टैट में सिलेबस होएगा, HP टैट की बात कर रही हूँ मैं। तो HP टैट में सिलेबस होता है हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं HP टैट में। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E,
ऐसे होता है। और ये स्ट्रीम वाइज अलग अलग होता है, मतलब अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आपकी स्ट्रीम 11th और 12th में मेडिकल है तो सेक्शन अलग होंगे, अगर नॉन मेडिकल है तो अलग होंगे, आर्ट्स है तो अलग होंगे। तो मैं बताती हूँ आपको, पहला आपके पास होता है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में हमारे पास होती है सीडीपी। सीडीपी में बताती हूँ आपको क्या होता है। देन उसके बाद आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में क्या होगा आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हम आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो होएगा फिजिक्स। तो सेक्शन बी में उनको फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में उनको केमिस्ट्री से होंगे, और सेक्शन डी में उनका मैथ्स होगा। ये आपके 4 सेक्शन कंप्लीट हुए। उसके बाद जो सेक्शन ई है वो होता है आपका जीके का सेक्शन। मतलब जीके में आपको होएगा एचपी जीके भी होती है, इंडियन जीके भी होती है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। सो जो पहला आपका है सेक्शन ए सीडीपी। सीडीपी का मतलब होता है कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो आप बीएड में स्टडी करते हो, जो साइको पढ़ते हो, कि कैसे आप जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ आप कैसे डील करते हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आपकी टीचिंग कैसी होंगी, आपको सिचुएशन दी जाएंगी उस क्वेश्चंस में, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास क्या है, फिजिक्स आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर मैथ्स है, देन जीके मैंने आपको बता दिया, एचपी जीके होगी, इंडियन जीके होगी, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपके पास पहला सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल फिजिक्स। तो मतलब जितने भी मैंने आज तक पेपर एनालाइज करे हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं ग्रेजुएशन और 10th तक के फिजिक्स की बात करूं, तो जो ये टेट का एचपी टेट का पेपर होता है उसमें जो 70% आपको 10th तक का जो सिलेबस है, मतलब जो 10th 6 to 10th की जो फिजिक्स होती है 70% आपको उसी में से होता है सारा सिलेबस। बाकी कई बार ये 30% जो बाकी बचता है वो आपको 11th-12th के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन होंगे। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, मैथ्स में भी। मैथ्स में तो मतलब मैं आपको बताऊं 95% 10 तक का ही सिलेबस होता है। इवन 100% भी बोल सकते हैं, बट वो वेरी करता है। कई बार एक या दो क्वेश्चंस आपको 11th-12th स्टैंडर्ड के आ जाते हैं, बट देखा जाए मोस्टली 10 तक के ही क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में। अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में हिमाचल जीके में, जीके तो बहुत वास्ट, अगर हम एक बात करें टॉपिक पर, जो मेन जो टॉपिक है मैं बता सकती हूँ अगर आपको, जैसे रिवर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसली स्टेट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, और बुक्स मतलब राइटर होते हैं, जैसे कोई भी हिमाचल की जो फेमस बुक्स हैं उनके राइटर पे क्वेश्चंस आते हैं। पोल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमें बीएड में भी एक सब्जेक्ट होता है, अब मेरे को पता नहीं आपको होएगा, हमें था हमारे टाइम में, कंटेम्पररी इंडिया करके एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें जो आप पढ़ते हो वो भी, जो ये आपका जीके का सेक्शन है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कि कौन से जो हमारा मिनिस्टर होता है, कौन से मिनिस्टर के पास कौन सी पावर होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। मैं आपको साइट का लिंक आपके ग्रुप में शेयर करूंगी, जहां से आपको ये प्रीवियस ईयर जो है इनके मतलब कोई भी ईयर का आप प्रीवियस ईयर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो विद आंसर्स। ठीक है। तो ये आपका था एचपी टैट के बारे में। इसमें कौन कौन से सेक्शन है, क्या क्या आपका बोल सकते हैं कि सिलेबस होता है, और कहाँ से आता है रेशो वाइज अगर हम बात करें, तो ये सारा था एचपी टैट के बारे में। और अगर बात करूं मैं लैंग्वेज की, इंग्लिश और हिंदी में, तो पेपर जो होता है वो बायलिंगुअल होता है पेपर, तो लैंग्वेज का कोई वो नहीं है। आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में दे सकते हो। बायलिंगुअल चलता है वो जो एचपी टैट का पेपर है। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो एचपी टैट से रिगार्डिंग? नो मैम। कुछ समझ में ना आया हो? सारी बातें क्लियर? Yes, yes. हाँ जी। We understood. कल्पना, ओके, आपने समझ में अनम्यूट आया। किया था, कुछ प्रश्न है क्या आपका कल्पना जी? नहीं सर, मैंने बोला नो मैम, कोई डाउट नहीं है।
वेरी गुड, थैंक यू। क्लियर है आपको? सेक्शन वाइज मार्क्स बता दो। सेक्शन वाइज मार्क्स, ओके। टोटल आपका 150 का होता है ये जो मतलब एचपी टाट का एग्जाम है 150 का होता है। तो सेक्शन वाइज 30 सेक्शन ए 30 सेक्शन बी 30 सारे जो सेक्शंस है वो 30 के होंगे आपको। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर मैं बोलूं कि वो पासिंग मार्क्स का है ना, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 90 मार्क्स लेके आने होते हैं मतलब। और जो दूसरी कैटेगरी जैसे SC ST OBC, ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक ओबीसी जनरल वाले होते हैं, एक ओबीसी दूसरे। तो जो ओबीसी जनरल वाले हैं उनको भी 90 लेके आने हैं, बट जो ओबीसी दूसरी कैटेगरी में या SC ST उनके लिए 72 मार्क्स होते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। मतलब अगर मार्क्स ये जो एग्जाम है क्लियर करना है। क्लियर है? विकास आपने पूछा था मार्क्स के बारे में। यस मैम। ओके, तो ये था आपके एचपी टैट के बारे में है ना। मैं एचपी टैट का एक ये भी, हाँ जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ अंजलि जी। हाँ जी मैं भी हाँ पूछ जी। सकता हूँ इसमें। जो आपने क्वालिफाइंग मार्क्स बताए, लेकिन जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे नौकरी चाहिए तो वहाँ तो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, हायर मार्क्स को जो नहीं प्रेफर सर, करें? नहीं। हाँ जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब सिर्फ आपके 90 मार्क्स है या किसी के 120 आ रहे हैं वो सेम ही कंसीडर होंगे। अच्छा, ऐसा कोई इस पे मेरिट। मेरिट का कोई इश्यू नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर। और मैं बोल रही थी कि हाँ एक और बात है इसमें एचपी टैट में कि हमारा जो है कि फॉर एग्जांपल किसी का कमीशन क्लियर नहीं हो रहा है तो अगर आपके पास एचपी टैट है तो भी आप एज अ गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हो सकते हो। वो कैसे? वो बोलते हैं बैच वाइज। जैसे अभी अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूं तो नॉन मेडिकल का 98 बैच चला हुआ है, 98 बैच चला हुआ है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बैच वाइज नंबर आए तो मेरा जो एचपी टैट है वो 21 का है। तो जब वो 21 ईयर वाला बैच स्टार्ट होगा, अगर उस टाइम तक मेरा कमीशन क्लियर नहीं होता है मतलब बट 21 ईयर वाला बैच स्टार्ट हो गया तो मेरा बैच वाइज नंबर भी डल सकता है एचपी टैट के बेसिस पे भी। ये बात समझ में आई आपको मैंने क्या बोली? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, मतलब कि बैच वाइज भी नंबर डलता है बट बात वही है कि वो बैच काफी पुराने हैं, मतलब बहुत पीछे चल रहे हैं। तब तक तो वो वाली एज आ जाएगी, रिटायरमेंट वाली एज आ जाएगी हमारी अगर बात करें, है ना। तो इसलिए कमीशन अपना साथ साथ ही क्लियर करो तो आप एज अ गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपका एचपी टैट के बारे में था। अगर आप, अब मैं सिलेबस की बात करूं कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो अगर मैं सीडीपी की बात करूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो सीडीपी थी, मैंने एक बुक होती है मतलब हमारे कॉलेज में होती थी चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, JS वालिया राइटर होते थे एक, है मतलब JS वालिया, उनकी बुक को मैंने फॉलो करा था। तो उनकी बुक काफी अच्छी थी, मतलब जो भी मतलब इस एग्जाम में एचपी टैट एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली उसी बुक में से बने होते हैं, मतलब मैंने जहां तक देखा है मेरे को लगता है। तो JS वालिया की सीडीपी की एक बुक होती है तो आप वो देख सकते हो। और अगर मैं YouTube की बात करूं कि अगर आपको YouTube से देखना है तो YouTube पे सीडीपी का मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चैनल है एक क्वालिटी लर्निंग पॉइंट करके, क्वालिटी लर्निंग पॉइंट करके। उसमें मतलब वो एचपी आर्ट्स वालों को बताते हैं कि जो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो एचपी जिनका आर्ट स्ट्रीम है उसके बारे में वो गाइड करते हैं बच्चों को। बट जो हमारा ये सीडीपी वाला सेक्शन है वो हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन होता है। सीडीपी और जीके वाला जो सेक्शन है हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन है। तो वो जो क्वालिटी लर्निंग पॉइंट करके चैनल है वो बहुत अच्छे से करवाते हैं, मतलब जो एग्जाम के लिए चाहिए है, मतलब वही मतलब ज्यादा जैसे हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में काफी कुछ होता है। सॉरी सर। इट्स ओके अंजलि जी, वो तो बाहर कोई अनाउंस कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी आप कंटिन्यू करिए अंजलि मैम। हाँ जी। तो मैं बोल रही थी कि क्या बोल रही थी, मैं क्या बता रही थी आपको? यूट्यूब चैनल।
हाँ, यूट्यूब चैनल के बारे में बता रही थी कि जो क्वालिटी लर्निंग, मतलब मैंने 2 यूट्यूब चैनल देखे थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। एक HP टैट नॉन मेडिकल करके, मतलब उनका कंटेंट मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, पर जो क्वालिटी लर्निंग पॉइंट करके चैनल है वो काफी अच्छा है। मतलब उनका कंटेंट वाइड अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे को उनका जो चैनल था, उनका जो कंटेंट था वो अच्छा लगा था। और इवन मैं अपनी बात करूँ तो जैसे CDP के क्वेश्चन होते हैं 30, तो जो मेरे 25 क्वेश्चन थे, मतलब जो उन्होंने प्रैक्टिस करवाए थे उसी में थे, उसी चैनल वालों के क्वालिटी लर्निंग पॉइंट। तो मैं मतलब अपने एक्सपीरियंसेस से बोलूं तो क्वालिटी लर्निंग पॉइंट चैनल काफी अच्छा है CDP के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट आर्ट्स है तो आर्ट्स के लिए वो उसमें सारा बता देंगे वो। आप मेरे को बता सकते हो कि आपकी स्ट्रीम क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बारे में बताया है। मैम आर्ट्स। रेडमी आप ओके, आर्ट्स। यस मैम। ओके, कल्पना। मैम मेरा JBT का है, JBT टेट। ओके, आप JBT टैट से, ओके, उसके बारे में बताऊंगी मैं। ओके, विकास आप? मैम नॉन मेडिकल TGT। ओके, आप नॉन मेडिकल से ही हो। ओके, रेडमी कौन है? यस रेडमी मैम। दीक्षा शर्मा। आपका? हाँ जी, दीक्षा शर्मा। आपका स्ट्रीम कौन सा है? आर्ट्स। 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 ओके 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 यस ओके, मैम। ठीक है। तो मैंने आपको ये नॉन मेडिकल के बारे में बताया है ना, मेडिकल का कोई नहीं है तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आर्ट्स के बारे में बताती हूँ। तो जो सेक्शन A और E है वो कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स है, चाहे नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, इवन JBT भी है, तो जो CDP और जो GK वाला सेक्शन है वो सभी में कॉमन रहता है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे? BCD, मतलब जो बीच वाले हैं, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका है आर्ट्स वाले, है ना, आर्ट्स वालों का जो B और C, अगर मैं B और C सेक्शन की बात करूं तो 60 मार्क्स की SST होती है। मतलब SST में आपके जो वो सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पोल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट कंबाइन 60 मार्क्स का आपका SST का होएगा। और जो बाकी बचता है E सेक्शन, E में आपको जनरल इंग्लिश होएगी। अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, मतलब जो ग्रामर होती है इंग्लिश की, उसके क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट्स वालों की बात करूं, मतलब उनके जो सब्जेक्ट्स है, मतलब जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ये जो BCD है ये सेक्शंस बनते हैं। आप में एक JBT भी है, तो JBT वालों का क्या होता है, उनका भी सेम यही क्राइटेरिया है। 150 मार्क्स है, 5 सेक्शंस होंगे। अगर जनरल से है तो 90 मार्क्स चाहिए, और अगर SC ST है तो 72 मार्क्स चाहिए आपको। बाकी जो सेक्शन A है, 82 सेक्शन मैम, 1 है 82 मार्क्स चाहिए। 82। यस मैम। 82 है JBT में? यस मैम 82 है, बट मेरे को तो 90 चाहिए। अच्छा, ओके ओके ओके, JBT का मेरे को आइडिया नहीं था, शायद 82 होंगे। जनरल के लिए 90 ही है, जनरल के लिए 90 है। तो बीच में जो सेक्शन है BCD, हाँ जी, जनरल के लिए 90 है एलिजिबिलिटी। जो बीच में जो सेक्शन है BCD, ये आपके वही होंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ्स, फिर साइंस, जनरल साइंस, इसके बारे में ये सेक्शन उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हुए होते हैं, अगर JBT की बात करूं मैं। और JBT का वो भी हो गया है कि पहले ये था ना कि JBT सिर्फ जिन्होंने DLED करी है या फिर DLED करी है या फिर JBT करी है, सिर्फ वही दे सकते थे। बट अब B.Ed वाले भी JBT का जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। अभी अभी हुआ है, थोड़े दिन पहले ही है। तो ये आपके HP टैट के बारे में था। आपको कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, इसके बाद हम CTET पे आते हैं। CTET क्या है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब ये जो हमारी सेंट्रल एजेंसी है वो कंडक्ट करवाती है। मतलब इसमें क्या है, ये भी एक तरह से एलिजिबिलिटी ही टेस्ट है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम हिमाचल से हैं, अभी हिमाचल में जो कमीशन टेस्ट है वो नहीं निकल रहा है, बट अगर आपके पास CTET है, अगर आपके पास TET है
तो आप सिर्फ हिमाचल का ही कमीशन दे सकते हो। बट अगर आप सीटेट क्लियर करते हो तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में आप जो कमीशन है वो दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आसपास करूँ, जैसे हरियाणा है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, तो आपको पता चलता है कि वहां पे कमीशन निकला है। तो अगर आपके पास सीटेट है तो आप हरियाणा का कमीशन भी दे सकते हो, चंडीगढ़ का भी, पंजाब का भी, बाकी पूरे इंडिया में कहीं भी आप ये मतलब कमीशन दे सकते हो। तो सीटेट का ये फायदा है आपके पास। तो सीटेट में अगर हम बात करें तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 हमारा 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए जो टीचर चाहिए होते हैं, जिसे हम पीआरटी बोलते हैं, उनके लिए होता है वो। और पेपर 2 है वो टीजीटी टीचर्स के लिए होता है, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो इनमें डिफरेंस क्या आता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पेपर 1 के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सेम ही सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत मतलब हम बोल सकते हैं चेंजेस होते हैं। तो अगर मैं पहले पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में इसमें भी सेम ऐसे ही है, 150 का होएगा, 90 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ना ही एचपी टेट में और ना ही सी टेट में। तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में भी हमारे पास 5 ही सेक्शंस होते हैं। ये सभी के लिए कॉमन चलता है, चाहे साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, चाहे नॉन मेडिकल के, मतलब साइंस में मेडिकल नॉन मेडिकल, चाहे आर्ट्स से हैं, कोई भी स्ट्रीम है, सभी के लिए कॉमन ही होता है। तो इसमें क्या है, वही 30 मार्क्स की आपको सीडीपी आएगी। सीडीपी मतलब जो आप बीएड में कर रहे हो, जो आप बीएड में पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड आता है, मतलब 30 मार्क्स का सेक्शन ए। सेक्शन बी, अंजलि जी आप अनम्यूट हो गए हो। हाँ अभी ठीक है, अब हाँ ठीक जी, है। उसके बाद सेक्शन सी, 1 मिनट सर, 1 मिनट। फर्स्ट आपका सेक्शन होएगा सीडीपी, सेकंड जो आपका सेक्शन होएगा वो ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आपका सेक्शन सी होएगा, वो होती है लैंग्वेज, मतलब सेक्शन सी और डी आपके लैंग्वेज के होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। वो आपकी रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है, आपने हिंदी, मतलब वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। जब आप अपना ये एग्जाम फिल करोगे वहां पे ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। तो लैंग्वेज 1 में आप जो भी आपको सूट करे, हिंदी करनी है हिंदी कर सकते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश कर सकते हैं। बाकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे मराठी है कोई, मतलब हिमाचल वाले तो मोस्टली इंग्लिश और हिंदी में से ही करेंगे। बट अगर हम और कहीं की बात करें तो जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी ऑप्शंस में होते हैं। जैसे किसी की पंजाबी अच्छी हो तो पंजाबी भी एज अ लैंग्वेज 1 हम चूज कर सकते हैं। और लैंग्वेज 2 में हिंदी इंग्लिश, मतलब जो भी आपको लैंग्वेज, मतलब आपको लगता है कि आप में उसका टच अच्छा है तो वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ये सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन हो गए। 5th आपका सेक्शन है मैथ से आएगा, जनरल मैथ है, मतलब हम बोल सकते हैं क्योंकि ये पीआरटी टीचर्स के लिए पेपर 1, तो 5th तक का ही मैथ्स होता है आपको। जनरल जो आप पढ़ते हो 5th में, मतलब जो सिंपल जो इक्वेशन सॉल्विंग वाले मेथड्स होते हैं वो सारी चीजें मतलब आपको आएंगी। ज्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं आता है इसमें, जो पेपर 1 होता है। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी सेम वैसे ही है। जो फर्स्ट आपका सेक्शन है वो सीडीपी का आएगा, वही जो आप बीएड में पढ़ रहे हो। उसके बाद सेक्शन बी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट जो पेपर 1 है, इसमें क्या होता है कि 30 मार्क्स की होगी आपको। जो 15 मार्क्स है वो आपको पेडागोजी के होंगे, और जो आपको 15 नेक्स्ट 15 है वो आपको पैसेज के होंगे। मतलब जो अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हो तो उसमें आपको पैसेज होंगे 15 मार्क्स से। वो जो नीचे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप पैराग्राफ रीड करोगे देन क्वेश्चंस को राइट करोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स के। 15 आपकी पेडागोजी होगी। पेडागोजी में मतलब आप जो मतलब आपने बीएड में पढ़ा है, आप बीएड में सब्जेक्ट्स होते हैं टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ऐसे होते हैं। तो उस पेडागोजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। जो लैंग्वेज 2 है उसमें भी सेम है, ऐसे ही है। 15 आपको पेडागोजी से होंगे, 15 आपको पैसेज के क्वेश्चन होंगे।
उसके बाद जो आपका लास्ट सेक्शन बचता है वो स्ट्रीम वाइज अलग अलग होता है, क्योंकि ये टीजीटी टीचर है तो स्ट्रीम वाइज टीचर होते हैं इसमें। तो अगर मैं साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि ये 60 मार्क्स का होएगा, तो 30 मार्क्स की आपको साइंस होएगी, 30 मार्क्स का मैथ्स होएगा। उसमें भी ऐसे ही है कि जो ये 30 मार्क्स की साइंस है उसमें आपको 10 मार्क्स की पेडागोजी होएगी। पेडागोजी का मतलब है कि जो आप बीएड में सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हो, मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाना कैसे, आपको बीएड में जैसे टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस होएगा एक सब्जेक्ट, तो उसमें मेथड्स बताए जाते हैं कि आप बच्चों को कैसे इजी वे में पढ़ा सकते हो, तो वो सारी चीजें होंगी। बाकी जो 20 मार्क्स बचते हैं वो जनरल साइंस के क्वेश्चंस, मतलब जो आप एक्चुअल में साइंस सब्जेक्ट में पढ़ते हो, जो आप क्लासेस में पढ़ते हो, मतलब हम बात करें 6 to 10 तक जो बच्चों को पढ़ाते हो वो वाला जो सिलेबस होता है। मैथ्स में भी सेम ऐसे होएगा, 10 मार्क्स की पेडागोजी होएगी, 20 मार्क्स का आपको मतलब जो सब्जेक्ट का एक्चुअल जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं वो होंगे। अगर मैं बात करूं, ये था कि जिनका मेडिकल या मतलब नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से जो बच्चे, जो एसएसटी मतलब जिनका आर्ट्स है उनको 60 मार्क्स की एसएसटी होएगी। उसमें भी 60 मार्क्स की एसएसटी है तो 60 मार्क्स में 20 मार्क्स की पेडागोजी होएगी। बाकी जो 40 मार्क्स बचते हैं वो 6 to 10 जो आप पढ़ते हो, मतलब कि हिस्ट्री में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ते हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो ये था आपके सिलेबस से रिलेटेड। अगर मैं बताऊं कि मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो एक चैनल है लेट्स लर्न करके, सीटेट के लिए लेट्स लर्न करके यूट्यूब पे शिवानी मैम वो इस चैनल को कंडक्ट करते हैं। मतलब अगर वो जैसे बता रहे हैं अगर आप वैसा कर लोगे तो आपको मतलब कि जैसे उन्होंने बताया सेम वैसे ही करना है। अगर आप वैसा उनको फॉलो करते हो तो ये जो सीटेट का पेपर है ये कोई मुश्किल नहीं है क्लियर करना। मतलब जैसे वो करवाते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो वो एनफ है। सीटेट का पेपर चाहे 1 हो पेपर 2 हो, मतलब वो मोस्टली पेपर 2 की तैयारी करवाते हैं। तो पेपर 2 की तैयारी मतलब यूट्यूब पे स्पेशल आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब पे सारा कंटेंट है उनके लेट्स लर्न चैनल पे, वो मतलब आप देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी मतलब वो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो पेपर 2 की ज्यादातर तैयारी करवाते हैं। तो पेपर 2 की तैयारी वो इस तरीके से करवाते हैं कि आपका पेपर 1 भी उसी में कवर हो जाता है। तो ये था आपका सीटेट का। अब सीटेट एक तो है कि आप किसी भी स्टेट का अगर आप कमीशन देना चाहते हो वो हो सकता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपके पास सीटेट है। Excuse me, ma'am. और हाँ जी, Can you repeat name of channel लेट्स लर्न, and person name? शिवानी मैम, मतलब Vani. शिवानी है सर, शिवानी, हाँ सर नेम नहीं मेरे को याद, शिवानी है उनका नाम। मतलब चैनल आप लेट्स लर्न Okay, सर्च thank you. करोगे मिल जाएगा आपको। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, मैम अगर मेरा एचपी टेट क्लियर नहीं होता है और अगर मैं सी टेट हाँ क्लियर जी, हो जाता है तो मैं एचपी का हाँ कमीशन जी, दे सकता हूँ? यस सर दे सब बच्चे, हाँ जी आप दे सकते हो। और जो मैं मतलब ये आप पेपर 1 सेंटर, है, हाँ जी, पेपर 1 और पेपर 2 है, तो अगर इसके आप, लिए हाँ अगर अगर आपके पास सीटेट में पेपर 2 है तभी आप टीजीटी कमीशन दे सकते हो। अगर आपके पास पेपर 1 है तो आप टीजीटी कमीशन नहीं दे सकते हो हिमाचल का। तो मैम ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर बीएड होगी तो, या हाँ जी पेपर 2? क्वालिफिकेशन, हाँ जी वही जो एचपी टैट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही सेम क्वालिफिकेशन सी टैट के लिए। वैसे पेपर 1 की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें ना तो पेपर 1 क्योंकि पीआरटी है तो जेबीटी वाले भी पेपर 1 दे सकते हैं। जिनके पास डीएलएड है वो भी पेपर 1 दे सकते हैं। तो मैम बीएड वाले दे जो सकते हैं? नहीं अभी ना मतलब ना अभी ये रिसेंटली, वो पहले तो था कि बीएड वाले ये पेपर दे रहे थे, मतलब मैंने तो दिया हुआ है, मतलब मैंने पहले ही दिया था बट अभी 20 मतलब अगर मैं बात करूं अब 23, हाँ मतलब जिन्होंने 22 में एग्जाम दिया है ना पेपर 1 उनका पेपर 1 क्लियर हो गया, बट जो उनका सर्टिफिकेट आता है एक उसमें वो चल रहा है कोर्ट में, क्योंकि वो डाली है इन्होंने जेबीटी वालों ने कि जो पेपर 1 है उसमें जेबीटी 1 मतलब जेबीटी वाले ही एलिजिबल होने चाहिए। तो ये पेपर 1 का है, अभी कुछ इतना क्लियर नहीं हुआ, अभी हुआ ये, मतलब पहले ऐसा नहीं था, बीएड वाले भी देते थे बट अभी ये मैं बात करूं मार्च में हुआ है ये कि जो मतलब इन्होंने डाला है कि सिर्फ जेबीटी वाले ही दे सकते हैं ये जो पेपर 1 है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पेपर 2 की तैयारी करो, क्योंकि अगर कोर्ट में हमारे फेवर में वो आता है डिसीजन, तो आप अगर आपने पेपर 2 की तैयारी कर लिया तो पेपर 1 भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो मैं आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो पेपर 2 की आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी, तो मैं बोल रही थी, एक तो आप अगर आपके पास सीटेट है तो आप कमीशन दे सकते हो। उसके बाद एक एजेंसीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा केवीएस, सुना है आपने केवीएस के बारे में? यस मैम, केंद्रीय विद्यालय हाँ, एक एनवीएस भी होता है, नवोदय। नवोदय वाले जो नवोदय, हाँ। एक जो दिल्ली बोर्ड है उनके भी स्कूल्स होते हैं अलग से, जो दिल्ली है इनका बोर्ड है अलग से, इनके भी स्कूल होते हैं। तो अगर आपके पास सीटेट है और आप टीजीटी का टेस्ट देना चाहते हो, टीजीटी की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर आपके पास सीटेट है तभी आप केवीएस का टीजीटी दे सकते हो। इसमें आपको जो स्टेट वाइज टैट है उसका कोई वो नहीं है कि अगर आपके पास वो है तो आप केवीएस का टीजीटी नहीं दे सकते हो, एनवीएस का टीजीटी भी नहीं दे सकते हो, और जो दिल्ली बोर्ड है उसका भी टीजीटी नहीं दे सकते हो। और ये ऐसे एग्जाम्स है, मतलब ये निकलते रहते हैं। अगर मैं बात करूं अपने इसकी टीजीटी कमीशन एचपी की, तो 20 में निकला था, अब 23 चल रहा है, अभी तक नहीं निकला है। बट जो ये केवीएस है, एनवीएस है, इनका है कि 1-2 साल बाद ये निकालते रहते हैं मतलब एग्जाम। तो अगर आपके पास सीटेट है तो आप केवीएस का टीजीटी भी दे सकते हो, एनवीएस का टीजीटी भी दे सकते हो, मतलब, और जो दिल्ली बोर्ड है उसका टीजीटी भी दे सकते हो। एक इनमें पीजीटी भी होता है, अगर आपके पास मास्टर है तो आप पीजीटी भी दे सकते हो। और अगर मैं बात करूं मतलब लेवल की बात करूं, जो एचपी का हिमाचल प्रदेश का जो पीजीटी टेस्ट होता है और जो केवीएस का पीजीटी होता है, मतलब इनके जो सिलेबस में है बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब अगर मैं बोलूं इजी मतलब लेवल टेस्ट के लेवल की बात करूं, जो केवीएस का पीजीटी एग्जाम होता है मतलब वो बहुत ही इजी होता है। मतलब मैंने अभी दिया था, मेरा क्लियर तो नहीं हुआ है, मतलब 134 गई है मेरिट उसमें, मेरे 122 मार्क्स आए हैं उसमें। तो मतलब मैं अपनी पर्सनल उस पे बोलूं, मैंने इतनी तैयारी तो नहीं करी थी, बट मेरे पास ऐसा था कि मैं 11th-12th वाले बच्चों को ट्यूशन देती थी। तो मतलब फुल सिलेबस, अगर मैं एग्जाम मतलब सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो जो पीजीटी है उसमें आपका जो जिसमें आपने मास्टर करी है उसी सब्जेक्ट में आप पीजीटी दे सकते हो। किसी की केमिस्ट्री में होगी, किसी की फिजिक्स में होगी, जो आर्ट्स वाले हैं उनकी हिस्ट्री में होगी, पॉल साइंस में होगी। तो जो पीजीटी है वो आपका उसमें क्या होगा, सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे पीजीटी था तो मैंने दिया था, ये काफी अच्छा एग्जाम था। मतलब ये मैं अगर बोलूँ इसके लिए आपको ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है। मतलब अगर 11th-12th की आप एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से करते हो तो उससे बाहर से पेपर नहीं आएगा, मतलब पीजीटी जो केवीएस है। बाकी जो एनवीएस है इसका लेवल थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू केवीएस पीजीटी के लिए अगर मैं बात करूं। जो ये दिल्ली बोर्ड वाला है इसका भी थोड़ा लेवल हाई होता है। मतलब अगर तीनों में मैं बात करूं, केवीएस सबसे लो लेवल पे है, देन एनवीएस, फिर दिल्ली बोर्ड वाला। ये मतलब ये भी एक तरह से एक गवर्नमेंट एजेंसीज ही है, ऐसा मत सोचो कि ये कोई ऐसे कोई बोर्ड है, ये भी गवर्नमेंट ही इसको कंडक्ट करवाता है। मतलब उन्होंने इन बोर्ड को बनाया है और ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं आपने। तो सीटेट, अगर आप सीटेट करते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया मतलब बहुत सारे क्या बोल सकते हैं ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप एचपी टैट करते हो तो आप अपनी स्टेट में रह के ही एग्जाम दे सकते हो कमीशन के लिए। तो क्वालिफाइंग यही मार्क्स। था क्वालिफाइंग। इसमें इसमें जो अगर मैं केवीएस की बात करूं, जैसे हमारे एचपी टैट और सी टेट है, इसमें था कि 90-90 जनरल की बात कर रही हूँ मैं। अगर ये जो केवीएस है इसमें मेरिट बेस पे होता है। जैसे अभी मैं बोल रही थी कि जो केवीएस की केमिस्ट्री की वो 134 गई, लास्ट ईयर 98 गई थी। तो वो डिपेंड करता है कि मेरिट पे डिपेंड करता है, उसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी वो नहीं है कि आपको इतने ही मार्क्स लेके आना है। ये जो एग्जाम है एनवीएस भी, केवीएस भी और दिल्ली बोर्ड वाला भी, ये जो एग्जाम्स है ये मेरिट पे बेस्ड है। और मैम इनकी वैलिडिटी
वैलिडिटी कोई नहीं। अगर इसका 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 ये है मतलब अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे आया जिनका केवीएस क्लियर हुआ होना, तो उनका साथ में ही इंटरव्यू हो जाता है। तो अगर आप केवीएस टीजीटी करते हो या फिर पीजीटी करते हो, इसमें आपको है कि साथ ही साथ आप अपॉइंट होते हो। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे आप बोल रहे हो कि इनका लाइफ टाइम कितना है, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये टेस्ट क्लियर करते हो तो साथ ही साथ आप अपॉइंट हो रहे हो। और सीटेट का सीटेट में वही है, टैट वाला ही है। सीटेट में कि आप पहले सीटेट करोगे, वो जस्ट एक एलिजिबिलिटी आपके लिए, हम बोल सकते हैं कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसके बाद आप डायरेक्टली अपॉइंट नहीं हो सकते हो। वो आपके लिए कि जो नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं उनके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया कि अगर आपने टीजीटी देना है, केवीएस में देना है या फिर किसी और स्टेट में देना है, उसके लिए है वो। तो मैम जो अगर हम सीटेट उसकी, हाँ जी, सीटेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी। हाँ जी, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। पहले होता था, ये एचपी में भी था शायद, मेरे को श्योर नहीं है, मतलब एचपी में ऐसे था कि वो 2 साल के लिए वैलिड होता था, बट अभी लाइफ टाइम हो गया। अगर आप एक बार क्लियर करते हो मतलब वो आपका लाइफ टाइम हो गया है। ओके मैम। हाँ जी, तो यही था। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। नवोदय वाले के लिए बारे में बता दो एक बार। नवोदय वाला जो एनवीएस वाला है वो भी सेम ऐसा ही है। पहले मतलब आपके पास सीटेट होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप टीजीटी कमीशन देना चाहते हो तो आपके पास सीटेट होना चाहिए। अगर आप पीजीटी देना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सीटेट नहीं होना चाहिए, मतलब सीटेट का कोई वो नहीं है। पर उसके लिए ये है कि आपके पास मास्टर होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन प्लस मास्टर प्लस बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये कोई भी एग्जाम हो केवीएस का, चाहे टीजीटी है चाहे पीजीटी है, इसके लिए ये है कि आपकी जो बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे केवीएस का है, चाहे एनवीएस का है, चाहे दिल्ली बोर्ड का है। बट जो टैट है उसमें एज अपेयरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी दे देते हैं। सीटेट भी मतलब अगर आप बीएड कर रहे हो उसके ड्यूरिंग आप दे सकते हो। बट जो केवीएस है, एनवीएस है और जो दिल्ली बोर्ड वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप दे सकते हो। मतलब आप, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ईयर में आप चाहते हो कि अभी जैसे आपका फर्स्ट ईयर जो भी चल रहा है और अभी एग्जाम आ जाए केवीएस का, तो आप उसे फिल नहीं कर सकते हो, मतलब आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। तो एनवीएस में क्या है, सेम ही प्रोसीजर है, वही है कि आपका सीटेट होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट है तो आप टीजीटी का एग्जाम दे सकते हो। बट अगर आपके पास सीटेट नहीं है बट आपकी मास्टर है और बीएड कंप्लीट है तो आप पीजीटी एग्जाम दे सकते हो। पीजीटी के लिए कोई सीटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वो जस्ट फॉर टीजीटी आर्ट के लिए। टीजीटी अगर आप टीजीटी बनना चाहते हो उसके लिए है सीटेट। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मैंने बोला था कि जो एनवीएस है उसका लेवल थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू केवीएस। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना पड़ता है। मतलब जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, मेरा केमिस्ट्री में था तो ग्रेजुएशन का भी आपको करना पड़ता है। अगर केवीएस की बात करूं, अगर केवीएस में आपने 11-12 की बुक्स अच्छे से कर ली तो आपका मार्क्स, मतलब ये एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर मैं बात करूं, अगर इसमें भी सेक्शन वाइज बात करूँ ना, तो सेक्शन वाइज इसमें भी सीडीपी आती है आपको, जनरल इंग्लिश आती है, जनरल हिंदी आती है, थोड़ी सी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और जीके। मतलब 10 इंग्लिश के होंगे, 10 हिंदी के, 10 कंप्यूटर साइंस के और 10 ही मार्क्स आपको जीके के होते हैं। और 40 मार्क्स की आपकी सीडीपी होती है। सीडीपी मतलब वही जो आप बीएड में कर रहे हो। 80 हो गया ना। उसके बाद जीके शायद 20, मेरे को श्योरिटी नहीं है, जीके ना 20 मार्क्स की होती है आपकी। तो 20, बाकी जैसे मेरा केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री मेरी 110 मार्क्स की थी, तो 200 का ये पेपर होता है। मतलब अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे से मतलब प्रिपेयर करके जाते हो, क्योंकि जो मेरिट होती है वो वही 120 से 130 के बीच में ही जाती है, कई बार आगे पीछे मार्क्स हो जाते हैं। तो मतलब अगर मैं बात करूँ, आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करते हो, उसके साथ सीडीपी तो आपकी हो ही रही है, तो अगर देखिए सीडीपी और सब्जेक्ट को मिला के हमारे 150 मार्क्स बनते हैं, तो वहीं से आपका पेपर क्लियर हो सकता है अगर मैं एनवीएस और के। पर इसमें यह है कि आपको थोड़ा सा ग्रेजुएशन का भी पढ़ना पड़ेगा जो आप कॉलेज लेवल पे करते हो एनवीएस में। केवीएस में 11th और 12th का, दिल्ली बोर्ड में भी ऐसे ही है।
कि आपको जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसका आपको पढ़ना पड़ेगा। एनवीएस में मैम मास्टर चाहिए होती है? हाँ जी, अगर आपको पीजीटी वाला मार्क्स मतलब जो पेपर है अगर वो देना चाहते हो आप, तो आपको आपकी मास्टर होनी, क्योंकि पीजीटी कौन होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसके लिए आपके पास मास्टर होनी जरूरी है। और मैम टीजीटी के लिए उसमें नहीं चाहिए? टीजीटी के लिए नहीं, हाँ जी, उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए। तो मैम अगर मैं ये चाहिए सीटेट तो होना चाहिए। आपकी ना आवाज नहीं क्लियर आ रही। मैम क्लियर करो, उसके बाद केवीएस को जो टेस्ट होगा वो क्लियर करो, उसके बाद मैम उसका पहले इंटरव्यू। हाँ हाँ जी, इंटरव्यू होगा उसके बाद। अगर इंटरव्यू अगर क्लियर नहीं होता है, तो केवीएस का मेरा टेस्ट क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर मैम इंटरव्यू डायरेक्ट या फिर केवीएस को दोबारा करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, जो आपको वो टीजीटी है वो एग्जाम से देना पड़ेगा। तो वो KVS मतलब वो उसका हाँ उसका वो नहीं है कि वो आपका लाइफ टाइम है, वो आपका लाइफ टाइम सिर्फ आपके सीटेट और टेट ही एग्जाम्स है। हाँ जी, उसका नहीं है कि आपको अगर आप केवीएस का टीजीटी क्लियर करते हो बट इंटरव्यू नहीं हुआ, बट फिर आपको केवीएस का जो टीजीटी एग्जाम है वो दोबारा से देना पड़ेगा। और एनवीएस में भी इंटरव्यू होगा? हाँ जी, ये तो सभी जो भी है, केवीएस है, एनवीएस है, दिल्ली बोर्ड है, हर एक, इवन जो आपका एचपी टीजीटी कमीशन होगा, आप टीजीटी कमीशन करते हो उसके बाद भी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो हर एक, पहले था कि इंटरव्यू की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं थी, अभी इन्होंने चेंज करा है, वेटेज हुई है, मतलब पहले मतलब 10% कुछ ऐसा था, अब 25% हुई है इंटरव्यू की। एचपी टीजीटी कमीशन की बात कर रही हूँ मैं। पहले मतलब जो टोटल ओवरऑल था वो मतलब देखा जाता था कि जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है उसमें मतलब इंटरव्यू को इतनी ज्यादा वो नहीं दी जाती थी, बट अभी रिसेंटली ये चेंजेस हुआ है कि जो इंटरव्यू है वो भी टोटल मार्क्स में जो 25% होंगे वो आपके इंटरव्यू बेसिस पे होंगे कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करा है। तो इंटरव्यू में तो आप कहीं भी जा रहे हो, इंटरव्यू तो होएगा ही होएगा। विकास, मैंने आपको म्यूट कर दिया था क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी। आप अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। मैम जो ये केवीएस का और जो एनवीएस का जो मैथ उसमें हम सीटेट के मार्क्स भी इंक्लूड या फिर जो केवीएस के मार्क्स? नो मतलब सीटेट जो है, सीटेट और एचपी टेट के मार्क्स आपके कहीं भी नहीं देखे जाएंगे, मतलब वो जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपके लिए। बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपके 90 मार्क्स आए, चाहे उसमें जिस बच्चे के 90 मार्क्स है चाहे किसी के 150 में से 149 मार्क्स है, वो दोनों बच्चे इक्वल है, उसमें ऐसा कोई वो रोल नहीं है कि उसके 149 है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो सीटेट में भी सेम ऐसे ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके लिए कि आपके अगर 90 मार्क्स हैं उसके बाद आपका केवीएस क्लियर हो जाता है, देन इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आप डायरेक्ट अपॉइंट हुए हो केवीएस जो भी स्कूल्स है जहाँ जहाँ पे भी सेंटर्स होते हैं। मैम केवीएस और एनबीएस के पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? पीआरटी के लिए, पीआरटी में वही है आपके कि ग्रेजुएशन या फिर आपके पास बीएड होनी चाहिए, ये है, या फिर वो जेबीटी हो आपके पास या फिर डीएलएड हो, ये पीआरटी वो के लिए बीएड वाले भी दे हाँ सकते जी हैं पीआरटी? हाँ जी, बीएड वाले भी दे सकते हैं। केवीएस की बात करूँ, केवीएस में, एनवीएस में और ये दिल्ली बोर्ड वाले हैं, इनमें जो बीएड वाले हैं वो भी दे सकते हैं। ओके मैम। पर ये अभी एग्जाम्स हुए शायद, अब ये हाँ जी विकास आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। जो मैम केवीएस होता है वो कितने मार्क्स का होता है? वो वेरी करता है, मतलब अगर मैं बात करूं मैं अपने केमिस्ट्री उसकी, तो हमारा था 200 का, मतलब 180 और 200 यही है, वो वेरी करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा तो 200 का था। अगर मैं बायो की बोलूं, क्योंकि बायो का 180 का था, तो शायद मेरे को लगता है अगर आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स वालों का भी 200 का, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं हूँ, बट 180 और 200 ऐसे ही होता है।
और जो एग्जाम होते हैं जो सीटेट है केवीएस, ये ऑनलाइन मोड में होते हैं या ऑफलाइन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सीटेट अभी से ऑनलाइन हुआ है। बाकी जो ये केवीएस, ये एनवीएस, ये सारे ही एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं। बाकी एचपी टेट की बात करूँ, एचपी टेट ऑफलाइन है। एचपी टीजीटी का मिशन भी अभी तक जो हुआ है 20 में हुआ था, वो भी ऑफलाइन था। अभी जो होना है उसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अभी तक हम ऑफलाइन ही मानकर चलते हैं कि हाँ ऑफलाइन ही होगा। अगर ऑनलाइन होना होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। और किसी को कोई डाउट है? कल्पना, दीक्षा, विकास, और कुछ प्रश्न हैं आपके? नो सर, No, ऑल sir. क्लियर। ओके। क्लियर मेरा है एक सब कुछ आपको? मेरा एक प्रश्न है अंजलि जी। हाँ जी, हाँ जी आपने सर। आपने बहुत अच्छा कवर किया पूरी एलिजिबिलिटी कब क्या है। एक्चुअली टू मेरे लिए तो मैं जब तक लिख नहीं लूँ समझ में नहीं आएगा, इतनी कॉम्प्लिकेशंस लगती है मुझे। लेकिन आपने ये सब कवर कर लिया, सिलेबस, रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढ सकते हैं पढ़ाई के लिए, कौन सी बुक कर हाँ सकते हैं, जी, और आप लिंक भी और भेजेंगे। हाँ, हाँ जी, लेकिन सॉरी फिर सर, एक और बात। हाँ बोलिए। हाँ जी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप बनाए, या किसी को कि मटेरियल के बारे में नहीं पता चल रहा है, ग्रुप में नहीं करना चाहते हो मैसेज, पर्सनली भी मेरे को मैसेज कर सकते हो कभी भी, मैं आपको बता दूंगी अगर हेल्प चाहिए होगी आपको। थैंक यू सो मच कल्पना, विकास, दीक्षा, बहुत बड़ी चीज़ है आपको अवेलेबल हाँ है जी, अंजलि जी। मेरा प्रश्न हाँ था जी, अंजलि जी, अगर मैं अपने आप को हाँ देख जी, रहा हूँ, जैसे मैं बीएड कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि चलो बीएड करने के बाद ही इसमें हाँ मैं जी, प्रिपेयर करूँगा, तो हाँ आपने जी। आपने कब दिया था ये एग्जाम? मतलब बीएड एमएससी खत्म करने के बाद दिया था, और कितनी प्रिपरेशन लगी थी, कितने घंटे पढ़ते थे आप दिन में? अगर ओके 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 सर, मतलब वो ना एक मेन जो फैक्टर है, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको प्रिपेयर करना है, सबसे मेन बात है कि आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना पड़ेगा कि आज मैंने ये सेक्शन करना है इस टाइम में। मतलब आप टाइम टेबल एक, ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया एक दिन छोड़ दिया, एक दिन कर लिया एक दिन छोड़ दिया। ऐसे कोई भी एग्जाम हो, मैं टेट की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एग्जाम है वो ऐसे क्लियर नहीं होगा। मतलब आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी है कि आपका एग्जाम जो क्लियर हो सकता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो ये एचपी टेट है या सी टेट है, इसके लिए 1 मंथ एनफ है। अगर आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई रेगुलर करते हो, हर एक दिन 5 से 6 घंटे, 1 मंथ में आप कवर कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको सी टेट क्लियर करना है या एचपी टेट, 1 मंथ, बट वही बात है कि आपको पूरा वो होना पड़ेगा कि हाँ मेरे को करना ही करना है, बाकी सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। मतलब जो आपने टाइम फिक्स करा है कि इसमें मैंने ये सब्जेक्ट करना है, ये सब्जेक्ट करना है। और सबसे मेन बात होती है कि आपने सब्जेक्ट कवर करा जो भी लास्ट के 10 डेज हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आज 23 है, अगर हम बोले कि 3 मई आपका एग्जाम है, तो आज से मतलब आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है। जितना भी आपका सिलेबस हुआ है, जितना आप चाहते थे कि कवर करना है, चाहे वो हुआ हो या ना हुआ हो, लास्ट के जो 10 डेज है आपको रिवीजन करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि जब हम ऐसे सिलेबस करते जाते हैं रिवीजन नहीं होती है, तो एग्जाम में जाके वो चीजें भूलती हैं। तो मेन है कि आप रिवाइज भी करो उन चीजों को, जो आप कर रहे हो उन सारी चीजों को रिवाइज भी करो। थैंक यू। तो मतलब मतलब मैं अपनी आपने, बात बताऊं, हाँ हाँ जी, आपने एक एक और, एक एक महीने में, मतलब जो आपने बताया 150 से 200 घंटे प्रिपरेशन चाहिए, अगर एक महीना अगर आप डिवोट करना हाँ चाहते जी, अगर, हैं। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक। 1 महीने में। हाँ सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया, बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई बच्चा ट्यूशन दे सकता है, कि उसको मिल रहा है कि हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमको अपना जो अपना चल रहा है कि पर्सनल वो करना है,
नहीं, अगर आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने को मिल रहा है, मतलब मैं बात कर रही हूँ 6 to 10th या 11th-12th भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो आप करवाओ। उससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और इवन ना, मतलब आपको अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, अगर आप ट्यूशन दे रहे हो तो उन 3 सब्जेक्ट्स को आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ट्यूशंस में अगर बच्चों को अच्छे से करवा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका 80% जो सब्जेक्ट है वहीं कवर हो जाएगा। मतलब अगर आपको मौका मिलता है कि हाँ ट्यूशन देनी है, तो हम ऐसे सोचते हैं नहीं यार, हम पढ़ रहे हैं अभी, हमारा टाइम वेस्ट होगा। वो आपका टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपके लिए एक आपका प्रिपरेशन टाइम ही होगा वो। मतलब मैथ मेरा तो ऐसे ही हुआ है कि मेरा जब एग्जाम होता था तो मैं सीडीपी, मतलब जो बीएड वाला है और जो जीके सेक्शन है, उस पे ज्यादा ध्यान देती थी। बाकी जो मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैं बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, अभी भी देती हूँ, मतलब 11th-12th वालों के लिए। क्योंकि जैसे अभी मैं बीएड कॉलेज में टीचर हूँ, तो बीएड कॉलेज में मेरा सीडीपी वाला सेक्शन हो रहा है। बाकी जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, अगर मेरे को टीजीटी कमीशन देना है, तो उसमें मेरे को फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, तो मैथ्स भी आएगी। तो मैं इन तीनों की ट्यूशंस भी दे रही हूँ, ताकि मेरा जो वो सब्जेक्ट है उस साइड से कुछ भी, मतलब वो भी साथ साथ चलता रहे, उसके लिए मेरे को अलग से टाइम ना निकालना पड़े। तो अगर आपको कभी भी मौका मिलता है, कोई भी ट्यूशंस के लिए आ रहा है, तो आपको ट्यूशंस देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया आपने भी। हाँ, हाँ जी सर। और कोई प्रश्न है? कल्पना, विकास, दीक्षा वापस पूछ रहे हैं। नो सर। जो मम्मी No, KVS sir. स्टेट कर दे सकते हैं। विकास, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। जो मैम ये KVS और जो NVS होता है वो हम अदर स्टेट कर दे सकते हैं अगर टैट हो गया हो तो। केवीएस कुछ मतलब वो नहीं है, केवीएस भी एक सेंटर की एजेंसी है। मतलब ये इसमें कुछ ये नहीं है कि अदर स्टेट का, नो, मतलब ये सेंटर कंडक्ट करवाती है जो केवीएस है और एनवीएस है। इसके लिए, इसीलिए आपको इसके लिए जो सेंटर का टैट है वही एलिजिबल है। मतलब अगर आपके पास एचपी टैट है तो वो आप केवीएस का टीजीटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये सेंटर का एग्जाम है। तो इसके लिए आपको जो सेंटर का एलिजिबिलिटी टेस्ट है वही आपके पास होना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी। और लो किसी को डाउट है? बाकी एक बच्चा शायद जेबीटी वाला भी था। जेबीटी के बारे में मैंने इतना पढ़ा नहीं था, मतलब मेरे को सर ने बोला था कि टैट और सी टैट का। बाकी जो ये केवीएस है, क्योंकि मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी इसलिए आपको बता दिया। ये जेबीटी वाला जो बच्चा है, मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं थोड़ा सा देख लूंगी, आपको बता दूंगी अगर कोई भी डाउट्स आता है। कल्पना, बाकी आपने, मटेरियल अगर आपको, कल्पना जी ने बोला था शायद जेबीटी। कल्पना, आप देना चाह रहे हो जेबीटी? यस सर, डाउट होगा तो मैं मैम को पर्सनली मैसेज कर हाँ, दूंगी। पर्सनली हाँ मैसेज जी, कर हाँ दीजिएगा, जी, ठीक है। ग्रुप हाँ में जी, है, अगर आपको कोई भी अपने ग्रुप में है अंजलि जी भी, और आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, या उनसे डायरेक्ट मैसेज हाँ करना जी, है, बात करना है, तो आप उनसे कर लीजिएगा कम्युनिकेट, ठीक है कल्पना? ओके सर। थैंक यू। हाँ जी। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया। 12 बज रहे हैं, संडे को आपने 1 घंटा दिया और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ जी, एंड हाँ इसके जी, बाद बहुत एक ज्यादा। विकास विकास जो प्रश्न पूछते थे उससे ही मुझे मालूम पड़ गया कि इसके बाद ये देना है कि ये देना है, क्या एलिजिबिलिटी है, कुछ एलिजिबिलिटी है, कहीं मेरिट लिस्ट है, वो भी फर्क पड़ता है। हाँ जी, और आपका जो हाँ जी, प्रिपरेशन का आपने बताया, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ आपने जी सर, रिसोर्सेज वही। बता दी, लेकिन हाँ, लेकिन बाद में अगर मुझे जैसे अगर एग्जाम देना है तो प्रिपरेशन तो मुझे ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, वो तो आप पे ही है, हाँ, रिसोर्सेज बता सकते हैं, बाकी वो करना कैसे है वो आप पे है। करेक्ट। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बोल ही दिया है कि आप ग्रुप में डाल देंगे जो लिंक्स हैं, इंफॉर्मेशन हाँ है, जी। तो भी आप रिसोर्स देना चाहें दे दीजिएगा, वो ग्रुप को हम चालू रखेंगे एक एक, एक हाँ, हाँ बोलिए। जी, एक और बात की, जो मैं आपको लिंक सेंड करूंगी ना, जैसे आप तैयारी कर लोगे ना,
इसमें 10 इयर्स के एग्जाम्स होंगे, मतलब HP टेट की बात करूंगी, आपको सी टेट भी मिल जाएंगे। तो वो जो 10 लास्ट के जो 1-2 डेज होते हैं, तो आप ऐसा ट्राई करना कि उन 10 इयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनको सॉल्व करना। उसमें मतलब जो वो लिंक है ना, उसमें ऐसे ही दिया हुआ है कि पहले आपके पास क्वेश्चंस है, उसके बाद ऑप्शंस है, आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन, उसके बाद आपका आंसर आएगा। मतलब वो एक तरह से प्रिपरेशन के लिए अच्छी साइट है। तो मैंने मतलब ऐसे ही करा था, जो लास्ट के 2 डेज थे तो उसमें 5 इयर्स वाले, मतलब मैंने 5 इयर्स वाले जो पेपर थे वो सॉल्व करे थे। तो उसमें से मेरे को 10 टू जो मतलब मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो 10 टू 15 क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए थे। तो वो काफी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम क्योंकि क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो फर्क पड़ता है वो इतने ही मार्क्स से पड़ता है 5 या 10 से। तो वो काफी मार्क्स है, 10 टू 15 की क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो लास्ट के जो 2-3 डेज है तो उसमें आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ये भी मैं आपको बोलूंगी। ठीक है बस यही था सर। अंजलि जी, ऑन बिहाफ ऑफ श्री बद्रिका आश्रम इमर्जिंग यूथ स्कॉलरशिप मेंटरिंग स्कीम आपके लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है एंड आई होप कल्पना, विकास, दीक्षा, थैंक यू, आप जुड़े रहे पूरे वीडियो कॉल में और ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा। Yes, sir. यस ओके, सर। Yes, sir. वेरी गुड, थैंक यू। अंजलि जी को ज़्यादा खुशी होगी ये सुन के। हाँ जी, हाँ जी। ओके अंजलि जी, मैं आपके टच में रहूँगा ऑफ कोर्स, और यस सर। अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच ओके सर। सबको, बाय। Thank you, sir.